यहाँ भजन भी है, प्रवचन भी है, आस्था का संगम भी है, ब्यूटी है, व्यंजन भी है, बच्चों का मनोरंजन भी है। देश दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों से रूबरू कराता ये है अन्नपूर्णा मीडिया ग्रुप और आप देख रहे हैं पी न्यूज़, खबरों का बादशाह। नमस्कार, मैं हूं धीरज कुमार दुबे और आप देख रहे हैं पी न्यूज़ चैनल खबरों का बादशाह। अपने चैनल के माध्यम से हम आपको तमाम ऐसे लोगों से मिलवाते हैं जो कहीं ना कहीं राजनीतिक में एक योगदान कर रहे हैं देश के लिए, कहीं ना कहीं शिक्षा के जगत में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। किसी ऐसे से भी हमने आपको मिलवाया है कि जो प्रशासनिक स्तर पर देश की सेवा कर रहे हैं। उसी कड़ी में आज अपने इस कार्यक्रम सीधा संवाद में हम आपको मिलवाने चल रहे हैं एसआर ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के चेयरमैन श्री पवन सिंह चौहान जी हमारे साथ हैं और तमाम सवालात भी करेंगे। कुछ जीवन के बारे में चर्चाएं होंगी और आधुनिक जो समाज चल रहा है इसके बारे में भी कई सवाल करेंगे हम। साथ ही साथ वैश्विक महामारी कोरोना को लेकर के भी हम कुछ चर्चाएं करेंगे। सर, पी न्यूज़ चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले वैश्विक महामारी कोरोना से पूरा देश, पूरा विश्व पीड़ित है। अपने भारत में भी इसका कहर लगातार बढ़ता जा रहा है और इस दौर में सबसे बड़ी दिक्कतें जो वर्तमान में चल रही हैं, देश की अर्थव्यवस्था चरमरा रही है और देश के नागरिकों के भी हालात बहुत अच्छे नहीं हैं आर्थिक नज़रिए से देखें तो। क्योंकि आप एक शैक्षिक संस्थान के चेयरमैन हैं तो दो बातें चलती हैं। एक तो उनकी है जो बच्चों के अभिभावक हैं, वो चाहते हैं कि स्कूल कॉलेज उनके फीस इस कोरोना काल के दौरान माफ़ करे, और एक तबका हुआ है स्कूल कॉलेज का प्रबंधन तंत्र जो ये कहता है कि भाई हमें हमारी फीस चाहिए। तो आप चूंकि एक प्रबंधन तंत्र के मालिक भी हैं, आप अपने नज़रिए से क्या कहेंगे, इस पर कैसा देखते हैं? सभी को नमस्कार। पहले तो ये मैं बताना चाहूँगा कि जो फीस का बात बहुत ज़्यादा तेज़ी से चल रही, ट्रेंड हो रही है। देखिए, अभिभावक अपनी जगह पर बिल्कुल सही हैं वो, क्योंकि इस कोरोना महामारी की वजह से कहीं ना कहीं परेशान है और जब पैसे आदमी पास नहीं होता तो बहुत सारी चीज़ें अपने आप को सहूलियत मांगने की अब चाहता है। ये एक उस वैश्विक उसकी ज़रूरत है। हकीकत में अगर जो स्कूल फीस नहीं लेंगे तो वो कैसे सेलिब्रेट करेंगे, कैसे हम बहुत सारे चीज़ों को मैनेज करना पड़ता है। इस कोरोना महामारी के टाइम पर भी मैंने एक बहुत ज़बरदस्त तरीके से इस बार एसआर ग्लोबल में अपना एक समर कैंप चलाया। समर कैंप में करीब 4,500 बच्चा पार्टिसिपेट किया और 4,500 बच्चे को, जिसको 350 टीचर गवर्न कर रहे थे। हर बच्चे से रोज़ एक महापुरुष की कहानी सुनाई जाती थी, छोटे बच्चों को सुनाई जाती थी, बड़े बच्चे खुद टीचर सुनाते थे और बाकायदा उस पर व्यूज़ लिखते थे, उस पर ऐसे लिखते थे। तो हमारा ये उद्देश्य था कि इस कोविड टाइम पर भी अपने समय को यूज़ करें और नकारात्मक से सकारात्मक तरफ बढ़ें। अगर 350 टीचर वहाँ पर इन्वॉल्व रहा तो जाहिर सी बात है कि 15 दिन तक वो लगातार काम किए। और ये तो हमारा ऑनलाइन क्लास को छोड़ के बात कर रहा हूँ मैं। हाँ, तो जो समर कैंप होता था तो ये एक जितने भी हमारे पेरेंट्स हैं, जितने हमारे अभिभावक हैं, वो कहीं ना कहीं सकारात्मक भाव से फीस देना चाहते हैं और फीस जमा भी कर रहे हैं। हाँ, ये है कि उसका रेशियो बहुत कम है और बड़े संतुष्ट हैं कि हमारा बच्चा घर पर बिजी है और बड़ा धन्यवाद देते हैं कि सर आपने ये जो ऑनलाइन क्लासेस चलाते हैं या बहुत सारे प्रोग्राम हम लाइव चलाते हैं, बहुत सारे कंपटीशन ऑनलाइन करवाते हैं। इसी तरह हमारे इंजीनियरिंग कॉलेज में भी बहुत सारे ट्रेनिंग्स प्रोग्राम चल रहे हैं, बहुत सारे ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, बहुत सारे उनके नई विधाओं को सिखाया जा रहा है। यहाँ का भी अभिभावक बड़ा खुश है कि जो कोई बात नहीं, इस महामारी के समय पर भी हमारा बच्चा इंगेज है और अगर जो इंगेज ना करते, ऑनलाइन क्लासेस ना चलती तो बच्चा गांव में घूमता या कस्बे में घूमता और डिप्रेशन का शिकार होता है। तो मेरे हिसाब से अभिभावक, मैक्सिमम अभिभावक वही हैं कि जो पैसा जमा भी करना चाहता है, हाँ उनको समय चाहिए और उनको रियायत चाहते हैं। दो चीज़ चाहते हैं कि हमको रियायत चाहिए और पैसा को जमा करने के लिए टाइम चाहिए। हाँ, दो चीज़ों मांगते हैं और ये दो चीज़ उनके जायज़ है। सर, जैसे कि मैंने भी चर्चा की कि आर्थिक स्थिति काफ़ी बदहाल है और आप एक बहुत बड़े ग्रुप के चेयरमैन हैं। कोरोना में ये संकट जो है लगभग सब पर छाया हुआ है। तो किस किस तरह की चुनौतियों का सामना आपको कोरोना काल में करना पड़ा और आप अभी उससे किस तरह से निपट रहे हैं? देखिए, इसमें सबसे बड़ी बात है कि फीस ना आने के बावजूद पिछले 5 महीने से मैं सारे टीचर्स को
सारे स्पोर्ट्स हो, गेम हो, म्यूजिक हो, डांस है, योगा है, मैं सारे टीचर को सेलिब्रेट कर रहा हूँ। इवन हमारे पास 100-200 ड्राइवर्स हैं, उनको भी कुछ ना कुछ उनके खर्चे के लिए मैं उनको भेजता हूँ कि भाई आपका भी खर्चा चलते रहे। बहुत सारे स्वीपर्स हैं, बहुत सारे प्यून हैं, बहुत सारे गार्ड हैं, सबकी कुछ ना कुछ भेजता हूँ। हाँ, ये है कि उतनी सैलरी नहीं भेज पा रहा हूँ, हमको भी कष्ट होता है कि पूरी सैलरी नहीं दे पा रहा हूँ, लेकिन जब कुछ आ नहीं रहा है तो कुछ तो हमको भी उनको भी सहना पड़ेगा, हमको भी बर्दाश्त करना पड़ता है। लेकिन मुझको लगता है कि ये कठिन समय है और कठिन समय से हमेशा कठिन नहीं रहता है, हमेशा कठिन आसान की तरफ होता है। जो आज कठिन मेहनत कर रहे हैं कल वो आसानी से ज़िंदगी जी पाएंगे। इसी तरह आज जो कठिन समय पर अपने धैर्य को, अपने पेशेंस को, अपने संयम को मेंटेन करते हुए सकारात्मक भाव से जो जिस काम में कर रहा है वो लगा हुआ है और काम कर रहा है, घर से निकल करके काम कर रहा है ज़रूरत पड़ने पर, तो वो मुझको लगता है उसके ऊपर असर तो पड़ेगा, लेकिन इतना असर नहीं पड़ेगा कि वो बहुत आत्मघाती हो। मुझको लगता है कि ये एक जो समय आया है, ये कठिन समय है, ये सबको एक लेसन दिया है। हमारी ज़रूरतें बहुत कम हो गई हैं, हमारे नेचर बिहेवियर बहुत चेंज हो गए हैं, और जो मीडिया है उसमें इसके पहले शुरुआती दौर में तो सिर्फ कोरोना के अलावा कुछ नहीं दिख रहा था। अब तो कुछ दिन दुबे जी ले गए, कुछ दिन अब सुशांत जी ले जा रहे हैं, तो ये लगातार ये मीडिया उधर भी ट्रांसफ़र कर रही है। तो एक जो माहौल बदल रहा है और कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें सकारात्मक भाव से आदमी अपने स्वरोजगार करने के लिए बहुत आदमी प्रेरित हो रहा है। ये एक बड़ी अच्छी खबर है हिंदुस्तान के लिए कि हर व्यक्ति कुछ ना कुछ अपना करना चाहता है। अभी तक जॉब के लिए लोग भागते थे, अब अपना कुछ स्वरोजगार करने के लिए, मैं जहाँ का भी रहने वाला हूँ, गांव का रहने वाला हूँ, सब्जी दुकान लगा रहा है या कोई ठेला लगा ले रहा है। अगर शहर रहने वाला है तो कुछ ना कुछ वो अपना सोचता है मैं कुछ ना कुछ जॉब करूँ, भले छोटा सा कोई चैन बना करके कोई एक होटल या कोई एक छोटी सी दुकान या छोटा सा ऑनलाइन कोई चीज़ डिलीवरी करना है, या वे कोई पढ़े लिखे तकनीकी ज्ञान है तो वो अपना सॉफ्टवेयर दुनिया में चले गए हैं। मुझको लगता है कि हर व्यक्ति अब कुछ ना कुछ स्वरोजगार की तरफ आत्मनिर्भर हो रहा है, और उसमें प्रधानमंत्री की जो बड़ी योजनाएं चल रही हैं उससे बड़ा प्रेरित होकर के, और ऐसे में के द्वारा जो बहुत सारे फंड आया हुआ है, बैंक भी प्रोत्साहित कर रहा है, क्योंकि भारत सरकार द्वारा माननीय प्रधानमंत्री का जो स्वरोजगार और हम आत्मसम्मान के सहित हम जिंदगी जिएँ, ये उनका मेन उद्देश्य है। आत्मसम्मान से जिंदगी जिएँ, अपने सम्मान को बेच करके ज़िंदगी न जिएँ। तो उस पर हमारा हिंदुस्तान बहुत तेज़ी से चल पड़ा है। मुझको लगता है कि आने वाला 6 महीना डिसाइड कर देगा कि हमारा हिंदुस्तान अपने पैरों पर खड़ा होकर के बड़ा समृद्ध देश बनने वाला है। सर, भारत की शिक्षा प्रणाली में कुछ बदलाव किए गए हैं, नई शिक्षा नीति भारत में आ रही है, उसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? उसमें क्या बुराइयाँ हैं और क्या अच्छाइयाँ हैं? देखिए, 2 चीज़ें हैं। इसके पहले जो शिक्षा नीति बनी थी वो मैकाले की पद्धति, एक मैकाले हुआ है, आप लोगों ने नाम सुना होगा। मैकाले की पद्धति ये था कि वो सिर्फ एक जॉब करने के लिए, एक नौकरी पेशे के लिए उसे बना रखा था कि हम नौकर होकर के अपने जीवनोपार्जन कर सके। आज की जो शिक्षा प्रणाली है उसको, जो नई शिक्षा नीति हमारी माननीय प्रधानमंत्री जी लेकर आए हैं, उसमें मुझको लगता है उन्होंने जो सबसे बड़ा ये काम किया है कि हम आत्मनिर्भर भारत बने, पहला। दूसरा जो सबसे बड़ा काम किया है कि शिक्षा का जो एक बड़ा बोझ हो गया, बैग का बड़ा बोझ हुआ करता था, कापी किताबें और इतनी क्लासेस करना है, अब क्लास के साथ साथ में योगा कर दिया है, प्राणायाम कर दिया है और स्पोर्ट्स कर दिया है, एक गेम। और जब योगा जब आदमी अपनी जिंदगी में शामिल कर लेगा, मैं गारंटी लेता हूं कि डिप्रेशन का आदमी शिकार नहीं होगा, आदमी कॉन्फिडेंस से ज़िंदगी जिएगा और जो भी करेगा उसमें परफेक्शन आएगा। और परफेक्शन तभी आएगा जब हम रिलैक्स होंगे, जब स्वच्छ हमारा जो तन होगा तभी स्वच्छ मन होगा और तभी हम कुछ बड़ा कर सकते हैं। मुझको लगता है जो नई शिक्षा नीति थे उसमें सबसे बड़ा सकारात्मक भाव है कि किताबों के बोझ को कम करते हुए प्रैक्टिकल पर ध्यान दिया गया है, और हायर एजुकेशन में भी बड़ा ध्यान दिया गया है कि वो रिसर्च पर बहुत ज़्यादा गौर किया जा रहा है। मुझको लगता है कि आने वाला टाइम पर जो रिसर्च जो ओरिएंटेड जो हमारे स्टूडेंट होंगे या स्वरोजगार के लिए बहुत सारे छोटे छोटे प्रोजेक्ट जो तैयार किए जा रहे हैं, उससे बहुत कुछ कल्याण होने वाला है। हाँ, ड्रॉबैक पर तो मैं नहीं कहूँगा, बहुत ज़्यादा कोई ड्रॉबैक पर नहीं। कुछ एक आध लोग कहते हैं कि बदलाव जब होता है तो कष्ट तो होगा, सीधा सीधा है। तो जब कोई भी चीज़ बदलाव की जाती है तो कुछ लोग उसको गलत तरीके से इंटरप्रेन्योर करेंगे, कुछ लोग उसको समझ नहीं पाते तो बोलते हैं, या अगर मैं 10 पॉइंट लेकर आया हूँ तो 2 तो सामायिक हो सकता है, सामाजिक या सामायिक रूप से वो गलत हो सकते हैं, लेकिन 8 पॉइंट वो ठीक हमको लग रहे हैं।
उसका ये रेशियो हमको लग रहा है। ऐसा माना जाए कि 10 में से 8 नंबर आप दे रहे हैं? 10 में से 8, हाँ 8-9 नंबर तो है तो 10 में 10, लेकिन 10 में से 8 तो कंफर्म है ही है। 2 नंबर इसलिए कहता हूँ कि वो बहुत सारे लोगों को उसकी वैश्विक परिस्थिति, उसकी सामाजिक परिस्थिति, उसका मेंटल लेवल, उसका कार्य प्रणाली क्यों उसको सूट नहीं करता, उसको पर्सनल उसकी प्रॉब्लम होती है, इसलिए कुछ ना कुछ तो नकारात्मक हमारे पास साथ रहेगी। जैसा कि भी आप सुन रहे थे, एसआर ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के चेयरमैन पवन सिंह चौहान जी बता रहे थे कि भारत की जो नई शिक्षा नीति आई है उसमें किस तरह से अच्छाइयाँ हैं, क्या बुराइयाँ हैं। ज़्यादातर अच्छाइयाँ ही हैं, कुछ एक बुराइयाँ लोगों को दिखती हैं आज के समय के हिसाब से या उनके दिमागी स्थिति के हिसाब से, बाकी है नहीं। और कह लें जो नई शिक्षा नीति है यह न केवल आपको रोजगार देने के लिए है, बल्कि आपके स्वास्थ्य के हित की बात करती है, बल्कि आपको योग के माध्यम से आपको स्वस्थ रखने की बात करती है और आपको अपनी संस्कृति से जोड़े रखने की बात करती है। सर, जो जेईई और नीट के एग्जाम को लेकर के भारत में हो हल्ला मचा हुआ है, एक तबका है जो एग्जाम होने देना चाहता है, समर्थन में खड़ा है, दूसरा तबका है कि बिल्कुल विरोधाभासी। तो इसको एग्जाम को आप किस दृष्टि से लेते, होना चाहिए नहीं होना चाहिए? मेरे साथ कतई होना चाहिए और मैं श्योर होना चाहिए। अच्छा एक चीज़ बताइए, आप मार्केट निकलते होंगे भाई साहब, इतना बड़ा बड़ा जाम लगते हैं कि हम लोग निकलना मुश्किल होता है। हमारे सारे काम करने के लिए टाइम है, मैं सारा शॉपिंग करने के लिए समय है, माल जाने के लिए मतलब बाजार में जाने के लिए हमारे पास टाइम है, फंक्शन छोटे मोटे हम लोग अटेंड कर लेते हैं। हम एक दिन के लिए एग्जाम नहीं दे सकते हैं, इतना हाल हो हल्ला क्यों? हम क्यों बताते हैं कि मतलब हमारी जान की बाजी लगी है, हमारा ऐसा है हुआ? अरे भाई साहब, आप एजुकेशन को बेहतर समझते हुए, अपने फ्यूचर करियर को बेहतर समझते हुए, हम एक दिन का समय को दिया जा रहा है, एक दिन में सारे एग्जाम हमारे हुए जा रहे हैं, तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है? और जो एग्जाम सेंटर पड़े हुए हैं, सारे एग्जाम सेंटर में हमारा भी एग्जाम सेंटर पड़ा हुआ है, इतने सारी गाइडलाइन आई हुई हैं, उन गाइडलाइन को देखते हुए किसी भी बच्चे को, मैं दावे के साथ कहता हूँ, किसी बच्चे को किसी भी कॉलेज से, हमारे कॉलेज से, किसी भी कॉलेज से वहाँ से संक्रमित नहीं होगा। हाँ, रास्ते में उसको अपना ध्यान रखना है। बाकी किसी भी कॉलेज में जो इनके सिस्टम बना रखे हैं, जो गाइडलाइन सरकार द्वारा आई हुई हैं या यूनिवर्सिटी द्वारा हमको दी गई हैं पूरे स्टेट में या पूरे इंडिया में, उस गाइडलाइन के अकॉर्डिंग यहाँ पर स्कूल में किसी बच्चे को कोई खतरा नहीं है। हर गार्जियन फ्री होकर के अपने बच्चों को एग्जाम दिलाने की कोशिश करे। और रास्ते का जो ट्रांसपोर्ट में हमको जिससे आना है, या अपनी गाड़ी है तो सो फार सो गुड है, और नहीं है तो ट्रांसपोर्ट जो अगर कोई यूज़ कर रहा है वहाँ पर अपना ध्यान रखे, अपने सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखे, अपना मास्क लगाए और अपने जो भी अपने सैनिटाइजर करता रहे अपने आप को। मुझको लगता है कि बिल्कुल सेफ़ है और हिंदुस्तान को आगे कल्याण करने के लिए और बच्चे के स्वयं रोजगार, ताकि उसकी डिग्री अदर कंट्री में जाए या अपनी कंट्री में रहे, उसकी डिग्री में वैल्यू रहे, इसलिए बहुत ज़रूरी है। मैं उस यूजीसी के और सुप्रीम कोर्ट के दोनों आदेशों को सम्मान करता हूं और ये शिक्षा के लिए बहुत ज़रूरी है, वरना हमारी शिक्षा का जो महत्व है, हमारी शिक्षा का जो एक क्राइटेरिया है, उसका जो एक सम्मान होता है, वो ख़त्म हो जाएगा। ये बहुत ज़रूरी है कि हम लोग बड़े भाव से, बड़े दिल से अपने आप को सुरक्षित रखते हुए एग्ज़ाम देने जाएं। और हर स्कूल में इतनी बढ़िया गाइडलाइन बन के आई है, हर बच्चे को सोशल डिस्टेंसिंग पालन किया जाएगा। बच्चा एक दिन में ही एग्ज़ाम ख़त्म हो रहा है, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। जी सर, भारत में बेरोजगारी भी एक बहुत बड़ी समस्या होती जा रही है। तमाम बड़ी कंपनियां जो हैं वो कर्मचारियों की छटनी कर रही हैं, उनको हटाया जा रहा है। देखने में भी है कि युवा भी दिग्भ्रमित हैं कि हम किस सेक्टर को सिलेक्ट करें, किस सेक्टर में जाएं जहां हमारा भविष्य सुरक्षित हो, हमें 10 साल बाद हटाया न जाए। आपकी दृष्टि से जो नए युवा हैं, जो छात्र हैं, जो आगामी रोजगार की तलाश में हैं, उनको कौन सा सेक्टर सिलेक्ट करना चाहिए कि जिस पर वो अपना भविष्य सुरक्षित रख सकें और ताउम्र उनको वहाँ से रोजगार मिल सके? ऐसा कौन सा सेक्टर है? एक सबसे बड़ा सेक्टर तो हमारा सेल्फ मोटिवेटेड समझ रहे आप? अगर हम अपने आप को रोजगार परक या किसी बिजनेस के लायक या किसी जॉब के लायक समझता हूँ तो मैं कभी बेरोजगार नहीं रहूँगा। हमको कंपनियां हमारे घर पर हमारी कंडीशन पे उठाएंगी, हमारा जो टैलेंट होना चाहिए, हमारा ये उद्देश्य होना चाहिए कि मैं अपने आप को इतना काबिल बनाऊं, इतना ज़्यादा अपने आप को प्रोडक्शन इतने ज़्यादा मैं बनाऊं कि कंपनी हमारे पीछे पीछे घूमे, मैं कंपनी के पीछे नहीं जाऊँगा। ये हमारा होना चाहिए क्राइटेरिया। और जहाँ तक सुरक्षित भविष्य कैसे रहे हमारे, तो जब हम अपने आप पर मेहनत करेंगे तब हमारा भविष्य सुरक्षित है। अगर हम लापरवाह हैं, अगर हम मेहनत नहीं करेंगे अपने आप पर, तो हम बड़ा भविष्य भी सुरक्षित हमारा नहीं है। बस मैं इतना आपको बताना चाहता हूँ, अपने युवाओं से कहना चाहता हूँ कि अपने आप को सेल्फ मोटिवेट करें, सेल्फ कॉन्फिडेंस सहित अच्छे टैलेंटेड बहुत सारे शॉर्ट टर्म कोर्सेज आते हैं,
उन कोर्सों को हम लोग अप्लाई करें, उन कोर्सों को हम लोग यूज़ करें और उसको अपने विधाएं, बहुत सारे विधाएं हम लोग अपने आप में अंदर बढ़ाएं, अपना टैलेंट बढ़ाएं, अपनी प्रतिभा बढ़ाएं। और जब प्रतिभा हम होंगे हम, तो निश्चित है कंपनियां हमारे पीछे पीछे होंगी, हमारे कंसल्ट में होंगी। अभी मैं देख रहा था हमारे इस कोरोना लॉकडाउन पर भी अभी 35 बच्चा एटलीस्ट HCL में गया है। बैजू ने 10 लाख के पैकेज उठाए, बहुत सारे हमारे बच्चों को 10 लाख पैकेज भाई साहब अभी 1 हफ्ता 15 दिन पहले, कोई 1 महीना पहले, कोई 18 दिन पहले इसी लॉकडाउन में उठाए गए बच्चे। तो 10 लाख पैकेज अभी भी दे रहे हैं। जो बात हो रही है कि छटनी की जा रही है, और छटनी हो रही है तो बच्चे लिए के जा रहे हैं। छटनी इसलिए हो रही है कि जो बच्चे कामचोर हैं, जो बच्चे थोड़ा सा काबिल नहीं है या अपने आप आलसपन दिखाते हैं, ये मैं भी संस्थान चला रहा हूँ, मैं भी देखता हूँ कि बहुत सारे बच्चे यहाँ पर काम करने वाले लोग होते हैं, बहुत सारे काम करने वाले नहीं होते हैं। जो काम करने वाले नहीं होते हैं, ये उनकी मजबूरी, उनको छटनी करें। हाँ, जिस कभी किसी का, जैसे बहुत सारे सेक्टर हैं जहाँ पर इस कोरोना महामारी की वजह से वो सेक्टर ही बंद हो रहे हैं। अब टूरिज्म हो गया, जब टूरिज्म बैन है तो निश्चित मान लीजिए टूरिज्म वाले जितने भी लोग होंगे, होटल इंडस्ट्री के जितने भी लोग होंगे, लगभग वो 70% तो छटनी करना उनकी मजबूरी है। भाई साहब कैसे उनको दे पाएंगे, उनको कैसे सैलरी देंगे, ये उनकी मजबूरी है। अदरवाइज जो सेक्टर चल रहे हैं उसमें कोई छटनी नहीं कर रहा। मैंने भी एक भी बंदे को कॉलेज से नहीं निकाला, किसी भी पोस्ट पर रहता हो। इसी तरह और भी लोग जो अच्छे संस्थान हैं या अच्छी इंडस्ट्री हैं, उसमें भी कोई छटनी नहीं हो रही है। उन उद्योग में छटनी हो रही है जो उद्योग इस महामारी की वजह से बंद हो रहे हैं या महामारी होने की वजह से उनकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो, इस वजह से उनकी छटनी करना पड़ा। ये उनकी मजबूरी है। कोई भी व्यक्ति किसी व्यक्ति को निकालना नहीं चाहता है। बड़ी मजबूरी होती तब किसी व्यक्ति को निकालता है। हम लोग कहते हो छटनी दे रहे हैं, बड़े बेरहमी से कर रहे हैं, वो बड़ा हो हल्ला करते हैं, ऐसा कौन निकालेगा भाई? अगर हमको निकालना तो रखते क्यों? तो सीधा सीधा फंड निकालो, रखते क्यों? अब हमारी मजबूरी कि जब फंड ही नहीं आ रहा है, हमारा बिजनेस ही नहीं हो रहा है, तो हम घर से कब तक किसी को सैलरी पेड करेंगे? सीधी सी बात है। तो मुझको लगता है कि जो बड़ा हो हल्ला मचा के छटनी हो रही, निकाला जा रहा है बेरोजगार, आज भी रोजगार चल रहे हैं, आज भी जॉब मिल रही हैं और लोग बड़े बड़े अपॉइंटमेंट कर रहे हैं और छटनी भी हो रही, दोनों काम हो रहे हैं। लेकिन वो अपने आप को प्रोटेक्शन दीजिए, अपने आप को थोड़ा सा संयमित रहिए, समय आएगा अच्छा और सब लोग अच्छा होगा। तो जैसा कि भी आप सुन रहे थे कि काबिलियत अपने अंदर होनी चाहिए, कंपनियां खुद दौड़ के आएंगी, आपको रोजगार मिलेगा। सेक्टर कोई भी हो, अगर आप काबिल हैं तो काम मिलेगा, रोजगार मिलेगा और पूरी उम्र आपकी काबिलियत आपको भोजन करा सकती है, आपके परिवार का भरण पोषण कर सकती है। सर, आप समाज सेवा में भी काफ़ी देखे जाते हैं, बहुत बढ़ चढ़ के आप हिस्सा लेते हैं। कभी कभी तो आप एक इंस्टीट्यूट के चेयरमैन ना होकर के एक बड़े समाज सेवी के तौर पर नजर आते हैं। तो जो समाज सेवा है, ये आपका मतलब आपकी इसमें समाज सेवा में रुचि है या ये मान लिया जाए कि पॉलिटिकल इंट्रीगेट है? देखिए, मैं बता दूं, कोई भी जो समाज से सेवा करने वाला व्यक्ति है, जिस तरह कोई म्यूजिक को पसंद करता है, एक थोड़ा एग्जाम्पल दे रहे हैं, अगर कहीं म्यूजिक बज रहा है तो वो अगर जो किसी भी चीज़ का मास्टर है तो उसका पैर अपने आप भले कुर्सी बैठा मस्त बात कर रहा है, लेकिन उस पैर उसको थिरकता रहेगा, क्योंकि उसके वो उसके खून में है, उसके ब्लड में है। तो ऐसा नहीं वो जानबूझ करता है, वो अपने आप होता है। तो जो सामाजिक काम करने वाले लोग जितने भी लोग हैं, ये उनकी मजबूरी है कि समाज की सेवा करें, क्योंकि उनके ब्लड में है, उनके नेचर में है, उनके बिहेवियर में है, उनकी आदत में है, उनकी प्रवृत्ति में है। तो ये समाज सेवा करना कोई ओढ़ के नहीं कर सकता है जब तक प्रवृत्ति नहीं होगी। भाई साहब, बहुत सारे हमारे इष्ट मित्र हैं जो घर से बाहर अभी भी नहीं निकल रहे। मैं निकलता हूँ, फोटो देखते हैं तो भैया आप निकल रहे हो, भैया ऐसा करना, वैसा करना, बिल्कुल ना निकलिएगा, बड़ी लापरवाही कर रहे हो। मैं अपनी सुरक्षित रखते हुए अपने आप को मैं बाहर निकलता हूँ, मास्क लगाता हूँ, जो भी अपने आप को सिक्योरिटी पॉइंट हो सकते हैं वो सारी सिक्योरिटी पॉइंट साथ लेके चलता हूँ। हमारी बेटी आई सर्जन है, अब उसने समाज सेवा की वजह से 1 साल में 3000 मोतियाबिंद के ऑपरेशन किए। 3000 में 2500 मोतियाबिंद के ऑपरेशन फ्री किए। अभी हमारे दामाद जी इसी कोरोना महावजह से बहुत लोग परेशान हुआ करते थे, अभी कल उन्होंने उद्घाटन किया कोरोना जांच की मशीन का। हाँ, कल ही उद्घाटन हुआ शाम को, मुझसे ही उद्घाटन कराया कि पापा आ जाओ और उद्घाटन करना है।
शुभारंभ करना। तो कल ही मैंने शुभारंभ किया और पहला केस ही निगेटिव हुआ। इससे और भाग्य की बात क्या हो सकती है। हमारे मित्र का था वो बुखार से पीड़ित थे और टेस्ट कराया गया तो वो निगेटिव निकले। तो पहले ही शुरुआत निगेटिव हुई। मुझको लगता है अब हिंदुस्तान निगेटिव तरफ बढ़ेगा और हमारा जो कोरोना का वजह से जो बहुत सारी समाज सेवाएं होती हैं, समाज सेवाएं इनबिल्ड होती हैं ब्लड में, ये किसी के द्वारा थोपी नहीं जा सकती हैं और ना कोई करता है। और हकीकत में ये किस्मत या ये टाइम कहाँ किसको ले जाता है, कोई जानबूझ सब लोग सब कुछ करते हैं, लेकिन समय बहुत बलवान होता है। समय और परिस्थिति अपने आप से आपको उसी तरीके से ढाल लेता है कि आपको कराना है, ये ऊपर वाले को निश्चित कर रखा है। वो जैसा चाहेगा वैसा आपसे कराएगा। हम लोग उसके बंदे हैं, जैसा कराता रहेगा वैसा हम लोग करते रहेंगे। हम कोशिश करते हैं कि अच्छा काम कर सकें, समाज के लिए अच्छी लोगों को सेवाएं दे सकें, वो समाज सेवा में करता रहता हूँ। जी इंटरव्यू के पहले मैंने आप पर स्टडी किया थोड़ा, और पहले एक मैंने स्टडी किया कि जब पवन सिंह चौहान बाल्यकाल से कभी सब्जी बेचा करते थे, पवन सिंह चौहान कभी चाय की दुकान लगाए, फिर कभी कपड़े के रोजगार में आए। इस तरह से 3-4 रोजगार आपने बदले, 16 बदले आपने, 16 रोजगार बदले। और एक ऐसी जगह समय ने आपको एक ऐसी जगह बाल्यावस्था से लेकर आज तक ऐसी जगह पहुंचाया कि आप एक ऐसे इंस्टीट्यूशंस के चेयरमैन बने बैठे हैं कि लगभग मुझे लगता है भारत जानता है। तो सर ये जो इस समय काल के अंतर्गत समय चक्र के परिवर्तन में एक बहुत छोटी सी जगह से एक बहुत बड़ी जगह आप पहुंचे, तो किस तरह का संघर्ष आपने इसमें किया, किस तरह के संघर्षों का सामना किया और यहाँ तक कैसे पहुंचे आप? देखिए इसमें एक चीज़ मैं करता हूँ जो हमारे साथ हमको लगता है ये गॉड गिफ्टेड रहे हम। मैं वर्तमान में जीते हुए भविष्य के लिए अच्छा काम करने की सोचता रहता हूँ। बीता हुआ कल पास पर रोना नहीं रोता हूँ। वर्तमान में जीता हूँ, भविष्य की योजनाएं रहती है दिमाग में कि भविष्य में हमको 10 साल बाद 5 साल बाद कहाँ पहुँचना है, कैसे पहुँचना है, उसके लिए काम करता रहता हूँ। और वर्तमान में जो भी हमसे मस्ती के साथ काम करता हूँ, भाई साहब कोई टेंशन नहीं लेता हूँ। 56 साल की उम्र है और मैं नाना भी बन चुका हूँ, फिर भी बड़ा मस्त रहता हूँ। तो मुझको लगता है कि अगर वो सकारात्मक भाव से वर्तमान में आदमी रहते हुए अपना काम करे एंजॉय के साथ, और भविष्य को सचेत करते हुए, भविष्य को देखते हुए कि हमको क्या बनना है, कैसे करना है, लोगों तक कैसे समाज को सेवाएं मैं दे सकता हूँ। मुझको लगता है जितने भी आज तक मैंने जिस सेक्टर में काम किया हूँ वो सारे सेक्टर समाज से जुड़े हुए हैं। चाय बेचने, अगर मैं चाय बेचता था तो उसमें ये रहती थी कि ये चाय जो जिस व्यक्ति को मैं देने जा रहा हूँ तो 25 से चाय हुआ करती थी कि वो व्यक्ति के हेल्पफुल हो। हाँ, उसमें ऐसा नहीं कि कोई मिलावट हो, हाइजीन का पूरा विशेष ध्यान, साफ सफाई रखता था। इसलिए 5 लीटर दूध से शुरुआत करने वाला व्यक्ति एक ही महीने में 85 लीटर दूध हमारे यहाँ खपत होना शुरू हो गया था एक ही महीने में। उसके बाद जितने भी मैंने काम किए, बहुत सारे काम किए, 16 काम किए, 16 में टॉप पर रहा हूँ। क्यों? सेक्टर में कोई भी काम करता हूँ तो सेवा भाव से करता हूँ। ये नहीं सोचता मैं बिजनेस कर रहा हूँ, ये सोचता हूँ ये समाज ने हमको इसके लिए बनाया है और मुझको लगता है मैं जो जिस वक्त काम करता हूँ उसी लिए बनाया गया हूँ या पैदा किया गया हूँ। तो इसीलिए हमको लगता है वो बड़ा इंजॉय करता हूँ और जो जितना उसमें उस काम को जितना बेहतर तरीके से मैं कर सकता हूँ उसमें ऊपर वाला प्रकृति भी हमको मदद करती है, वो अच्छा हो जाता है। आज इंजीनियरिंग कॉलेज में या स्कूल में, स्कूल जब मैंने खोला आज से 4 साल पहले बात है, आप विश्वास नहीं करें वैसा पहले साल ही 1250-1500 बच्चा आ गए हमारे यहाँ। तो मुझको लगता है कैसे आ गए, और मैंने सोचा था कि अराउंड 5 to 10 किलोमीटर बच्चे आएंगे। अब यू बिलीव इट, 75 किलोमीटर से बच्चे हमारे पढ़ने आते हैं, मतलब आप पैंडेन 150 किलोमीटर हो गया। 150 किलोमीटर से आना और जाना रोज बच्चों का, ये अपने आप में कितनी बड़ी बात है। आज तक किसी पूरे हिंदुस्तान में किसी ने सोचा नहीं होगा। और 4 साल में 8000 बच्चे हो गए, अब तो 9000 बच्चे हो गए। इस कोविड टाइम पर भी 1000 के करीब अभी 1500-1700 बच्चा हमारा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा करके क्लास ज्वाइन कर रहा है। 1700 बच्चा। और मुझको लगता है इस कोविड टाइम पर भी जितने लोगों की स्ट्रेंथ होती है उससे ज़्यादा तो इस साल एडमिशन होंगे हमारे यहाँ। 2000 एडमिशन हुए इस साल हमारे। तो ये कोविड टाइम का कैसे मैंने कोविड टाइम, आज भी हमारा एडमिशन हो रहा है, आज भी मैं सेवाएं दे रहा हूँ। तो समय और वक्त पर अपना पकड़ रहती है और सोचता हूँ कि जितना अच्छा हो सकता है वर्तमान में जीऊँ, पीछे को रोता नहीं हूँ और भविष्य की योजनाएं बनाता रहता हूँ कि मैं समाज के लिए क्या कर सकता हूँ, और समाज अपने आप हमको पे करता है, समाज अपने आप हमको स्टैंड करता है और उसको पूरा सपोर्ट करते हुए मैं भी अपने आप को उसके साथ में ढाल लेता हूँ। तो जो सर
पवन सिंह चौहान ने जो 16 व्यवसायों के लेकर के आज यहाँ पहुँचे हैं, जो समय का पहिया चल रहा है, क्या ये पहिया आगे और किस तरफ जाएगा? अभी ये जो जर्नी है आपकी, जो यात्रा है, अभी आगे का क्या प्लान है, क्या करेंगे? देखिए, इसमें भविष्य के गर्भ में सब होता है और मुझको लगता है कि हमारा जन्म ऊपर वाले ने बहुत सोच समझ के दिया होगा और बहुत सारे उसको काम कराने हैं। वो क्या काम कराएगा ये तो पता, आपको कोई बड़ा काम कराएगा, क्या कराएगा हमको नहीं मालूम, लेकिन ये बहुत बड़े बड़े काम हमसे करवाएगा। ये हमको बिल्कुल अच्छी तरह आभास हो रहा है, क्योंकि जिस परिवेश से मैं आया हूँ, मैं जिम्मेदार खानदान में पैदा हुआ, फिर स्थितियाँ खराब हुई, बस से बदतर हो गई और फिर 700 रुपये से मैंने अपनी ज़िंदगी को शुरुआत की और आज भगवान ने सब कुछ दे रखा है और अच्छी रोटी खा रहा हूँ। अच्छी रोटी लोग हमारे साथ, बहुत हज़ारों लोग खा रहे हैं, करीब 4,500 लोग हमारे साथ मिलकर काम कर रहे हैं। तो मुझको लगता है कि अगर आप नीयत और नियत दोनों अच्छी हैं तो बरकत भी होगी और सबसे बड़ी बात है, जब हम परमार्थ करेंगे तो स्वार्थ अपने आप हमारे अपने आप बनते हैं। तो परमार्थ करने की भावनाएं रहती हैं, स्वार्थ अपने ऊपर वाला अपने आप सिद्ध कर देता है। तो लगातार उसी प्रवृत्ति से मुझको लगता है कि ऊपर वाला कुछ बड़ा काम कराएगा। क्या काम कराएगा ये कुछ नहीं पता है, लेकिन कराएगा अच्छा, जो भी कराएगा अच्छा कराएगा। कभी कभी मुझे लगता है ऐसा कि जो बड़ा काम कराएगा, जो बड़ा काम होने वाला है, ये राजनीतिक है। क्या आपकी मंशा अंदरूनी है कि राजनीति में आप उतरेंगे? मैं पहले बता चुका हूँ कि भविष्य के घर में किसी ने देख नहीं पाता है, तो मैं भी नहीं देख पा रहा हूँ। लेकिन ये है क्या कराएगा ये तो नहीं पता है, लेकिन जो कराएगा अच्छा कराएगा। और जब भी कोई काम बड़े मनोयोग से किया जाता है वो अच्छा ही हो जाता है, चाहे जैसा भी कहो, जैसे जैसी परिस्थितियाँ हों, कठिन परिस्थितियाँ हों, वो अपने आप सरल बनती चली आती हैं और आदमी उसे अग्रसर होता जाता है। ये इस बात को मैं मानता हुआ और अपने आप को बस कर्मशील बनाता हूँ, विचारशील बनाता हूँ, संघर्षशील बनाता हूँ और लगातार काम करने की प्रवृत्ति बनाए रखता हूँ। इसी तरह सभी युवाओं से मैं गुजारिश करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि हर युवा अगर सुबह उठ रहा है उसके पास 2 हाथों में कुछ जॉब होना चाहिए, काम होना चाहिए। क्यों उठे वो, क्यों तैयार हो, क्यों नहाए, क्यों कपड़ा पहन बाहर निकले? हमको बाहर निकलने के लिए कुछ काम चाहिए। ये घर में रहना तो घर में लिए कुछ काम चाहिए। सुबह उठे तो उस काम चाहिए उसके पास। अगर काम नहीं है तो उसके पास सोच ले वो उसका जिंदगी का सबसे खराब दिन है। ये सोच करके कि आज मैं क्यों निकम्मा बनाऊं, हमको निकम्मा नहीं बनना, हमको कामकाजी बनना, हमको स्वरोजगारी बनना है, हमको मतलब एक लायक व्यक्ति बनना है। तो उसके लिए हम अगर सुबह उठे तो हमारे पास काम होना चाहिए। हाँ, ये हर युवा अगर सोच ले तो अपना हिंदुस्तान 5 साल में सोने चिड़िया फिर बन जाएगा। अभी सर आपने युवाओं के लिए संदेश दिया और चलते चलते हमारे जो पी न्यूज़ चैनल के दर्शक हैं और जो भी लोग हमें देख रहे होंगे और जो भी आपके फॉलोअर्स देख रहे होंगे इस कार्यक्रम को, या देश की जो जनता देख रही है, उनके लिए सर क्या संदेश देना चाहेंगे? बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि इस महामारी के समय पर अपने पेशेंट्स को मेंटेन रखें, बढ़िया सा इम्यूनिटी सिस्टम डेवलप रखें, काढ़ा गिलोय का यूज़ करें, हल्दी का यूज़ करें, लौंग, तुलसी की पत्ती, दालचीनी, ये सब अपने खाने में हम यूज़ करें, सब हमारा जो किचन का आइटम होता है। और अपने आप को रोज़गार परक बनाएं, अपने आप को स्वावलंबी बनाएं। कोशिश करें कि जब अभी मैं बोल चुका हूँ कि हम जब सुबह उठे हमारे पास 2 हाथों में कुछ काम होना चाहिए। और नहीं काम है तो घर के हमारे जो अपना रूम है, अपना बाथरूम है, अपना घर है, वो भी साफ़ सफाई करें। जिस दिन काम नहीं है अपने घर के काम करें, अपनी फुलवारी सजाएं, अपनी खेती बाड़ी करें, मतलब कुछ ना कुछ काम करें। और मैं चाहता हूँ कि इस वक्त अपने हिंदुस्तान बड़ा मैं तो लोग कहते हैं बहुत कठिन समय आ गया, बहुत ख़राब समय है, मैं तो बहुत अच्छा समय है, क्योंकि हर व्यक्ति को आत्ममंथन करने का समय मिला, हर व्यक्ति अपने आप को पहचान पाया, हम अपनी पुरानी संस्कृति में लौटे। ये एक बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ा संकेत है परिवर्तन होने का। तो हर युवा अपने आप को बस कामकाजी बने और अपने आप को ये सोचे कि हमारे अंदर काम करने की प्रवृत्ति को पैदा करना होगा। काम नहीं करना है, प्रवृत्ति पैदा करना हो। और जब प्रवृत्ति बन जाएगी तो आप भाई साहब खाली बैठे ही नहीं पाएंगे। आपकी आदत में, आपके नेचर में, आपके बिहेवियर में, आपके करेक्टर में आ जाएगा कि हमको काम करना, हमको वर्क करना। और काम करने वाला व्यक्ति की ही कर्म ही पूजा है। ये कलयुग, सीधा बात है, कलयुग कर्म प्रधाना। हम अगर कलयुग में पैदा हुए हैं और कर्मशील हैं तो हमारी पहचान होगी, हम अच्छी ज़िंदगी जी सकेंगे। और कर्मशील व्यक्ति नहीं है तो हम, जाहिर बात है, इस युग में हम नहीं जी सकते। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जैसा कि अभी आप सुन रहे थे एसआर ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के चेयरमैन श्री पवन सिंह चौहान जी को तमाम सवालात हमने किए और जो आज एजुकेशन सेक्टर्स में जो हालात हैं उन पर भी सवालात किए।
हम आपको और भी अन्य समाज सेवियों से, अन्य जो भी विधायिका में, कार्यपालिका में, न्यायपालिका में लोग कार्य कर रहे हैं, उनसे भी रूबरू कराएंगे। देश दुनिया की ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहें पी न्यूज चैनल खबरों का बादशाह। यहाँ भजन भी है, प्रवचन भी है, आस्था का संगम भी है, ब्यूटी है, व्यंजन भी है, बच्चों का मनोरंजन भी है। देश दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों से रूबरू कराता ये है अन्नपूर्णा मीडिया ग्रुप और आप देख रहे हैं पी न्यूज़ खबरों का बादशाह।